हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 25 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सबसे पहले प्रश्न के साथ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल जिसे हम जानते हैं, तो पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 22 अगस्त, बी ऑप्शन है 23 अगस्त, सी ऑप्शन है 24 अगस्त और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं वेस्ट बंगाल फाउंडेशन डे। आगे अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बंगाल का विभाजन 1947 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था। यानी कि जो बंगाल है उसका विभाजन 1947 में ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही हुआ था। और उस दौरान यानी कि जब इसका विभाजन हुआ था 1947 में, तो उस दौरान बंगाल को दो भागों में बांटा गया था। एक पूर्वी बंगाल जिसे वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और दूसरा पश्चिम बंगाल जो कि वर्तमान में पूर्वी भाग में स्थित यह जो पश्चिम बंगाल राज्य है, ये राज्य के रूप में अलग हुआ था। तो इस प्रकार 1947 में जब विभाजन हुआ बंगाल का, तो दो भाग बने, पूर्वी बंगाल जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और पश्चिम बंगाल जो कि वर्तमान में भारत का एक राज्य है। आगे अगर हम बात करें तो 24 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान के अनुसार पश्चिम बंगाल को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को, यानी कि प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? यानी कि कैंसर में काम आने वाली जो दवाएं हैं 1400 किलोग्राम, तो ये दवाएं भारत ने किस देश को भेजी हुई हैं? तो ए ऑप्शन है सीरिया, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है भूटान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीरिया देश को भारत ने 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हुई हैं। आगे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये मेडिसिन हैं और इनको ही सीरिया को भेजा गया है। तो भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता के रूप में, भारत ने सीरिया को 1400 किलोग्राम जो है वो कैंसर की दवाएं भेजी हुई हैं, जो कि कैंसर नामक जो बीमारी होती है उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ITEC प्रमुख कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति योजनाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से सीरियाई युवकों की क्षमता निर्माण में बहुत योगदान दिया है। यानी कि पिछले कुछ वर्षों से जो भारत है वो सीरिया देश को काफी ज्यादा मदद करता आ रहा है, चाहे वो प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के माध्यम से सीरिया के जो युवा हैं उनको हेल्प करनी हो, या फिर 1400 किलोग्राम कैंसर की दवाएं भेजनी हो। इन सभी के माध्यम से भारत ने सीरिया की सहायता की है, सीरिया की मानवीय सहायता की हुई है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? तो ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी जो है वो दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बन गया है। आगे बात करें तो जर्मनी 18वें सदस्य के रूप में दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड, जिसे UNC के नाम से भी जानते हैं, इसमें शामिल हुआ है। और इसका कार्य क्या है, इसने क्या किया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को बढ़ाया है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है इस जर्मनी के वहां शामिल होते ही अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति जो है वो बढ़ गई है, और उत्तर कोरिया के साथ गढ़वाली सीमा की निगरानी ये करेगा। और संघर्ष की स्थिति में दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए यह प्रतिबद्ध भी है। यानी कि अभी इसमें जब शामिल हुआ है UNC में, तो ये क्या करेगा, ये तो उत्तर कोरिया के साथ गढ़वाली सीमा की निगरानी करेगा जर्मनी, और संघर्ष की स्थिति में दक्षिण कोरिया की रक्षा करने के लिए यह प्रतिबद्ध भी रहेगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कि जो यंग इंडिया स्किल है यूनिवर्सिटी है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आनंद महिंद्रा को। तो कहाँ पर यह जो यूनिवर्सिटी है यह स्थापित है? तो ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है तेलंगाना और डी ऑप्शन है जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना राज्य में स्थित आनंद महिंद्रा ने तेलंगाना में स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो आनंद महिंद्रा जो है
ये महिंद्रा समूह के चेयरमैन हैं और आनंद महिंद्रा को तेलंगाना यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करें तो महिंद्रा के साथ प्रख्यात जो शिक्षाविद हैं यानी आनंद महिंद्रा को यहाँ का अध्यक्ष तो नियुक्त किया ही गया है। इसके साथ साथ जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं श्रीनिवास सी राजू, इनको बोर्ड का सह अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। यानी कि ये दोनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। यानी कि जो बैंक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इसका एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है एस सुकुमार नायर, बी ऑप्शन है नलिनी प्रभात, सी ऑप्शन है राजीव शुक्ला और डी ऑप्शन है उन्मुक्त चंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एस सुकुमार नायर हैं इनको आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में सली सुकुमारन नायर, जिन्हें हम एस सुकुमारन नायर के नाम से जानते हैं, इनको मंजूरी दी है। इनका कार्यकाल 3 साल का होने वाला है। नायर ने अपने जो इनका कैरियर है, यानी कि जो नायर हैं सुकुमारन नायर, इनका जो कैरियर है 1987 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शुरू किया था। यानी कि इन्होंने जो अपना कैरियर था 1987 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया हुआ था। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो जिस प्रकार अभी पेरिस के ओलंपिक हुए हैं, ठीक उसी तरह से पेरिस में ही पैरा ओलंपिक अभी आयोजित होंगे और इसमें जो भारतीय दल का ध्वजवाहक है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन है सुमित अंतिल, बी ऑप्शन है भागश्री जाधव, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुमित अंतिल और भागश्री जाधव, इन दोनों लोगों को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो पैरा ओलंपिक में भागश्री जाधव और सुमित अंतिल भारत के ध्वजवाहक होंगे। इनको ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। शुरुआत पैरा ओलंपिक की हो रही है 28 अगस्त से और ये 8 सितंबर 2024 तक ही चलेगा। यानी कि 28 अगस्त 2024 इसकी शुरुआत होगी और यह 8 सितंबर 2024 तक चलेगा। इसमें टीम जो है वो 84 टीम में 84 पैरा एथलीट हैं जो भाग ले रहे हैं और यह पैरा ओलंपिक में यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। यानी कि जो भी इससे पहले ओलंपिक हुए हैं पैरा ओलंपिक, उन ओलंपिक में इसमें सबसे ज़्यादा जो एथलीट हैं पैरा एथलीट हैं वो भाग ले रहे हैं। आगे बात करें, इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 54 एथलीट ने हिस्सा लिया था और सबसे ज़्यादा 19 मेडल भी इन्होंने जीते हुए थे। यानी कि 2020 में जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ उसमें जो एथलीट थे उन्होंने 54 एथलीटों ने हिस्सा लिया हुआ था और सबसे ज़्यादा 19 मेडल जीते हुए थे। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की हुई है? तो ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है मिस्र, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है वियतनाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वियतनाम से जो भारत को आयात की जाती है स्टील, उस पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई है। आगे अगर हम बात करें तो भारत ने वियतनाम से आयातित हॉल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई है। यानी कि जो स्टील वहां से आयात की जाती है वियतनाम से, उस पर एंटी डंपिंग की जो जांच है वो भारत ने शुरू कर दी है। एंटी डंपिंग जो जांच है घरेलू उद्योग के लिए खतरे का विश्लेषण करेगी। यानी कि जो भी घरेलू उपयोग के लिए जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए क्या कुछ खतरा बन सकता है, इसका यह विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो जांच जो है वो घरेलू स्टील उत्पादकों के अनुरोध पर आधारित है, जिसमें बाजार के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभावों का हवाला दिया गया है। यानी कि ये जांच की जा रही है ये जो घरेलू स्टील उत्पादक हैं इनके अनुरोध पर ही की जा रही है, जिसमें बाजार के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभावों का जो हवाला है वो दिया गया है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28वें केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? यानी कि जो 18वां केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन है, इसका जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है जयपुर और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली में 28वें केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आर्टिकल में 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि COCSSO ये 12 से 13 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया। तो 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने
केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों का यह 28वां जो सम्मेलन है इसको आयोजित किया, यानी कि आयोजनकर्ता कौन थे? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इन्होंने इसको आयोजित किया। विषय क्या था इसका? तो विषय था निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, राज्य सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत बनाना, यानी कि निर्णय के लिए जो डेटा का उपयोग किया जाता है वो कैसे किया जाए तथा राज्य सांख्यिकी प्रणाली है इसको कैसे मजबूत बनाई जाए, यही विषय रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने युवा उद्यम विकास योजना अभियान योजना का शुभारंभ किया हुआ है। क्या होगा इसके अंतर्गत? आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो ये इसके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लागू की गई है। इसमें स्वरोजगार के लिए मौका मिलेगा और स्वरोजगार के लिए 5 लाख का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। तो बात करें भी, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यानी कि ये जो योजना है, इस योजना के लिए अभी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट जारी किया गया था, उस बजट में 1000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए थे। बात करें इस योजना का जो लक्ष्य है, वह हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो भी युवा होंगे वो किसी भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो है वो ब्याज दिया जाए, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपए तक का इनको लोन दिया जाएगा जो कि ब्याज मुक्त होगा। तो इसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की शुरुआत की हुई है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।